नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अपाचे आइसबर्ग के बारे में समझ रहे हैं। ये एक मल्टी पार्ट सीरीज है। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में। सबसे पहले ओलैप सिस्टम में डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। जैसे जैसे यूज केसेस नए नए आते गए, जैसे जैसे नए नए तरह के डेटा आते गए, डेटा वेयर हाउस में भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस देखने को मिले। आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि जब डेटा वेयर हाउस को बनाया गया था तो उसका क्या पर्पस था, उसके क्या फीचर्स थे और समय के साथ क्या-क्या लिमिटेशंस जो है वो उसमें देखा गया। हम लोग पहले समझते हैं डेटा वेयरहाउस। जो अर्लियर सिस्टम होता था वहां पर डेटा वेयरहाउसेस होते थे। वो एक RDBMS डेटा स्टोरी होता था जिसमें कि आप अलग-अलग सिस्टम से डेटा लाते थे और वहां लाकर स्टोर करते थे। ये एक रिलेशनल डेटाबेस ही था, लेकिन इसमें जो है स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता था और इसमें डेटा जो है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस जो है हम लोग वो लाते थे। तो ये दो चीज़ था जिसके कारण जो है डेटा वेयर हाउस से स्टार्ट हुआ ये सारा बिग डेटा का प्रोसेसिंग। क्योंकि जो इंटरप्राइजेज हैं ऑलरेडी RDBMS यूज़ कर रहे थे, तो जब उनको वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का ज़रूरत पड़ा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का ज़रूरत पड़ा, तो एक नेचुरल ट्रांजिशन जो था वो यही था कि हम लोग जो है डेटा वेयर हाउस पे जाएंगे जहां की इट वुड बी वेरी सिमिलर टू एन RDBMS ओनली, लेकिन उसमें यह रहेगा कैपेबिलिटी कि वो बिगर साइज ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। कुछ ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर OEMs थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने SSRS वगैरह जो है SQL सर्वर, रिपोर्टिंग सर्वर वगैरह, इंटीग्रेशन सर्वर वगैरह, ये सारे उन्होंने SQL सर्वर के ऊपर ही अपना एडेड फंक्शनैलिटी, एडेड प्लगइन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे ये बेनिफिट हुआ कि आपने डेटा को प्रोसेस किया, उससे आपने कुछ इंफॉर्मेशन निकाला और वो आपने रिपोर्ट्स में दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय का जो स्कोप ऑफ वर्क था फॉर एनालिटिक्स के लिए वो लिमिटेड था। डैशबोर्डिंग, रिपोर्टिंग, आप जनरली यही सब करते थे। आप पूरे वीक में क्या सेल हुआ है, कितना का सेल हुआ है, कितना रेवेन्यू आया है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हुआ है। एक लीगेसी जो थॉट प्रोसेस था, एक लीगेसी जो कैपेबिलिटी था, वो यही सब था। और वो आप उसको अलग अलग रिपोर्टिंग फॉर्मेट में बनाकर उसको आप दिखाते थे। रिपोर्टिंग फॉर्मेट में BI है, BI में आपका पावर BI हो गया, आपका टैबल्यू हो गया, ये सारे टूल्स अवेलेबल थे। वहाँ पे आपने टेम्पलेट बना लिया, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और उसको आपने एक SQL क्वेरी से डेटा को फेच करके लाए और वहाँ पर आप उसको दिखा दिए। डेटा वेयर हाउस का ये रोल था कि वो मल्टीपल सिस्टम्स से डेटा को लेकर आता था। जो आपका यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग सिस्टम से डेटा आता था और यहाँ पे आके स्टोर होता था अपने अपने एरियाज में। मे बी वन टेबल, मे बी मोर देन वन टेबल में स्टोर होता था। इसके ऊपर फिर आप जॉब चलाते थे और वो जॉब का काम क्या होता था कि वो डेटा को प्रोसेस करता था और जो एक आउटपुट निकलता था जो आपको एक्चुअली में अपने रिपोर्ट में, अपने डैशबोर्ड में दिखाना है। जैसे मुझे अगर टॉप 20 सोल्ड प्रोडक्ट्स दिखाना है कि टॉप 20 प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं पूरे इंडिया में, अगर मुझे इस टाइप का कुछ अगर दिखाना है अपने रिपोर्ट में, अपने डैशबोर्ड में, तो उसके हिसाब से मैं क्वेरी लिखकर प्रोसेस करूंगा। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं एक दूसरे टेबल में, मे बी वन टेबल, मे बी मोर देन वन टेबल में उसको स्टोर करूंगा। और वेयर हाउस में रिलेशनल नहीं होता है। वेयर हाउस में जब आप प्रोसेस करते हैं डेटा को और जो डेटा का जो आउटपुट निकलता है उसको आप नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं इसको स्टोर करते हैं, उसको आप डिनॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक मे बी 50, 100, 200 कॉलम्स वाले टेबल्स में आप उसको डालते हो और फिर वहां से आप सिंपली फेच करके आप उसको अपने रिपोर्ट्स में, डैशबोर्ड्स में दिखाते हो। अब ये जो वेयर हाउस हम लोग यूज करते थे पहले, इसके अपने काफी सारे लिमिटेशंस हैं और ये जो लिमिटेशन है ऐसा नहीं कि ये शुरू से था, क्योंकि पहले जो यूज केसेस होते थे वो जनरली डैशबोर्डिंग, रिपोर्टिंग के लिए, ये सब के लिए होते थे। लेकिन जैसे जैसे यूज केसेस का जो स्कोप बढ़ना शुरू हुआ तब ये समझ में आया कि सिर्फ जो है वेयर हाउस इज नॉट गुड एनफ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, डिवाइसेस पहले नहीं होते थे, पहले IoT डिवाइसेस नहीं होते थे, राइट? तो आपको मशीन के लॉग डेटा वगैरह इस टाइप की चीज आते भी नहीं थे। बट जैसे जैसे ये सारे एडवांसमेंट होने शुरू हुए तो आपको मशीन के लॉग डेटा आने शुरू हो गए और वो लॉग डेटा CSV में हो सकता है, या वो लॉग डेटा JSON में हो सकता है, या वो लॉग डेटा TXT फाइल में, टेक्स्ट फाइल में हो सकता है। अब CSV JSON क्या है? ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है,
टेक्स्ट फाइल क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। यूज केसेस और एडवांस होने लगे, जहां हुआ कि भाई अब इमेजेस भी आएंगे, वीडियोस भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं डेटा वेयर हाउस का जो स्कोप जिसको लेके स्टार्ट किया गया था, उस समय चूंकि रिक्वायरमेंट ही सिर्फ रिलेशनल डेटा का था, तो इसलिए वो उस समय उतना चैलेंज नहीं था। बट बाद में जिस तरह से ये डेटा आना शुरू होने लगा, फिर इट बिकम्स अ चैलेंज टू सर्व ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा वेयर हाउस इटसेल्फ। मेरे एक ऐसे भी कस्टमर हैं जिनका जो है उनका फ्लाइट का डेटा, जो डेटा रिकॉर्डर होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, वो डेटा ये लोग लाते थे, उसको वो लोग एसक्यूएल सर्वर में स्टोर करते थे, उसको प्रोसेसिंग करते थे, और प्रोसेसिंग जो है वो उनको 2 से 2.5 दिन लगता था, और फिर उसका वो रिपोर्ट जनरेट करते थे। तो वेयर हाउस इसके लिए है ही नहीं, इट्स नॉट अ राइट फिट। हमने उसका फिर पूरा चेंज किया सोल्यूशन। जो सेकेंड चीज है वो है कि आप कोई भी डेटाबेस ले लीजिए, जैसे एसक्यूएल सर्वर ही है या पोस्टग्रे है, ये अगर यूज कर रहे हैं एज ए रिलेशनल, ठीक है, बट अगर इसको आप यूज कर रहे हैं एज अ डेटा वेयर हाउस, तो अगर आपको कंप्यूट ज्यादा चाहिए तो आपको पूरा का पूरा जो मशीन है उसका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए, मुझे अगर 500 GB 1 TB का स्टोरेज चाहिए, मुझे कंप्यूट को भी जो है बढ़ाना पड़ेगा। और क्यों बढ़ाना पड़ेगा? द रीजन इज कि जो मैं वो कंपोनेंट दिखा रहा था अपने सबसे पहले वाले पार्ट में, वो कंपोनेंट में जो अलग अलग जो इंजन है, कंप्यूट इंजन है, जो स्टोरेज इंजन है, ये सब टाइटली कपल्ड है। तो सारा का सारा जो है वो जो एसक्यूएल सर्वर है वही मिलेगा, या ओरेकल में ही मिलेगा, या पोस्टग्रे में ही मिलेगा। मैं अलग अलग कंपोनेंट को वहां पर स्टिच नहीं कर पाता हूं। आई कांट डू दैट, राइट। और ये पूरा एक में ही है, ये पूरा मोनोलिथ है। तो ये जब भी स्केल आउट होगा वो पूरा एक साथ ही होगा, जब स्केल इन होगा तो वो भी एक साथ ही होगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो आपका एक हो गया डेटा का साइज को हैंडल करना, दूसरा हो गया टाइप ऑफ डेटा उसका हैंडल करना, तीसरा हो गया कि टाइटली कपल्ड था, तो इफ आई टू इंक्रीज द स्टोरेज मुझे कंप्यूटर को भी बढ़ाना पड़ता था। ऑब्वियसली कि ये सारे में आपका कॉस्ट फैक्टर एक मेजर आ जाता था, क्योंकि अगर आप जितना आप डेटा बढ़ाते जाएंगे, अगर एसक्यूएल सर्वर में अगर मैं डेटा बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है मेरा वो भी बढ़ेगा, मेरा जो हार्डवेयर है भी बढ़ेगा। एंड दैट वाज द रीजन कि डेटा वेयर हाउस भी जो है वो भी मेरा फिट नहीं बैठ रहा था। इसका जो स्टोरी है वो मेरा फिट नहीं बैठ रहा था। अब हम समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि एग्जैक्टली जो डेटा लेक है वो क्या है और उसके साथ भी क्या लिमिटेशन था। आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।